2017 तक यही लगता था कि यूरोप में सिर्फ फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। तो अभी भी यहाँ पे फिनलैंड में लोग कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये जो लोग मिस्टेक्स करते हैं। जर्मनी या स्पेन से आगे भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप में। रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़े से इनोवेटिव हो जाएं, प्लीज़ थोड़े से इनोवेटिव हो जाएं। को सिर्फ 2 या 3 जगहों के नाम याद होते हैं जो आपने इंटरनेट से निकाली होती हैं। कैसे हैं दोस्त, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। साथियों, फिनलैंड में समर के आखिरी दिन चल रहे हैं इधर, और मानसून का मौसम आजकल जो है वो फुल स्विंग में है, फुल मूड में है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं आजकल। और ये समर के कुछ आखिरी दिन हैं, क्योंकि सितंबर के स्टार्ट में जो है फिनलैंड में सर्दी आना शुरू हो जाती है। आप सिंपल जैकेट में या सिंपल शर्ट में बाहर नहीं निकल सकते। तो अभी मेरा एक गोरा दोस्त है, मेरे को जिम में मिलता है अक्सर, वो मेरे को बता रहा था कि तुम ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहो, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे वो मेरे को बता रहा था कि कोविड के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे फिनलैंड में लोग कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने बोला भाई, मैंने तो ऑलरेडी वैक्सीनें 2-3 लगवा ली हैं, और मेरे को अगर बुखार शुखार हो भी तो मैं जो है वो बाहर जाने से अवॉइड ही करता हूँ। अभी देख लें आप, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है पीछे। और फिनलैंड की नेचर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट नेचर मानी जाती है। कि इस वीडियो में साथियों बात करेंगे कि अगर आप फिनलैंड में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए, और आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपका वीज़ा आराम सुकून से निकल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एडवांसली बताता चलूँ कि मैं कोई लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे येस प्रेस करना है, यहाँ पे नो येस प्रेस करना है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट है बाकायदा तौर पे हर कंट्री की, स्पेशली तौर पे शेंजन कंट्रीज़ की। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके खुद ही अप्लाई कर लें। मैं बस वो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये जो लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप आने में या किसी भी कंट्री में जाने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के एंड पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि आपने कंट्री किस में जाना है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूरोप में आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ फ्रांस, जर्मनी या स्पेन से आगे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को 2017 तक यही लगता था कि यूरोप में सिर्फ फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है, क्योंकि मंडी बाल दीन जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज़ में है, और हम लोगों को यही लगता है कि यूरोप में बस यही कंट्रीज़ हैं। और अब आके हम लोगों को पता चला कि यूरोप में ऑलमोस्ट 27 कंट्री हैं, और अगर आपके पास किसी एक भी कंट्री का वीज़ा हो तो आप बिना किसी झिझक के या बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो उन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें जहां पे लोग कम जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टोनिया, लिथुआनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक या इस तरह की कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करें जहां पे लोग कम जाते हैं और वहां पे प्रोसेसिंग टाइम भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, जर्मनी या इटली। के बाद जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, उसके बाद आता है साथियों आपका एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे लोग होते हैं वो जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल वो अपने किसी दोस्त को बोल दें कि यार प्लीज़ मेरे लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, या वो किसी एजेंट के पास चले जाते हैं जो कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है। यहाँ पे मैं उन दोस्तों से जो किसी भी बंदे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या एजेंटों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़े से इनोवेटिव हो जाएँ, प्लीज़ थोड़े से इनोवेटिव हो जाएँ, क्योंकि आपको सिर्फ 2 या 3 जगहों के नाम याद होते हैं जो आपने इंटरनेट से निकाली होती हैं। और जब आप उस बंदे की एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो आप हर बंदे की एप्लीकेशन फॉर्म में वही 3-4 जगह लिख रहे होते हैं, और हर बंदे की एप्लीकेशन फॉर्म में वही चीज़ें होती हैं जो कि अगले 100 बंदे की आपने लगाई होती हैं। तो एम्बेसडर स्टूपिड नहीं होता, उसको हर चीज़ का पता होता है। जब आप 100 बंदे की एप्लीकेशन फॉर्म में सेम तरह की चीज़ें लिख देंगे और उसके सामने जब वो एप्लीकेशन जाएंगी तो वो सीधा उनको रद्दी में फेंकेगा। तो जब भी आप किसी बंदे की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क किया करें, थोड़ी सी एफ़र्ट्स लगाया करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट्स अगले बंदे की लाइफ चेंज कर सकती है।
तो सबसे पहली टिप जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है। और अगर आपको इस चीज़ को ढूंढने में मुश्किल है कि मैं जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ उस कंट्री में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो देखने के लायक हैं, तो आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस होती हैं जहाँ पे लोग जाके एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल फिनलैंड में आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो हर बंदे के लिए जो है वो सेम चीज़ें आएंगी। का भी वही सीन है, लेकिन आप थोड़े से इनोवेटिव हो सकते हैं, आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्रीज़ के बारे में गूगल पे हज़ारों आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि आपको इस कंट्री में अगर जाएं तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो आप सबसे पहले ट्राई ये करें कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो बाकी लोगों से। जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी तो आपके चांसेस वीज़ा हासिल करने के ज़्यादा होंगे। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं भाई, उस पर जल्दी मत करें, उस पर जितना टाइम लगता है लगा दें। एम्बेसडर के सामने आपकी चीज़ जाएगी, वो सबसे पहली होगी, वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी। बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें आपकी बहुत बाद में आएंगी। अगर उसने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म देखते साथ ही आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो आपकी अगर 10 करोड़ की भी होगी ना बैंक स्टेटमेंट, वो काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपका वीज़ा सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट की बेस पे लगता है, जो कि सरासर एक बोगस बात है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि मैंने जब आयरलैंड का वीज़ा हासिल किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको ये चूरन बेचते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके वीज़ा हासिल करने का सबसे आसान तरीका है। मैंने आपको याद होगा कि पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया कि एक बंदे ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया और उसने जब वीज़ा अप्लाई करते वक्त अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई तो उसने 10 या 12 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई। जब एम्बेसडर के सामने वो एप्लीकेशन की तो उसने उस बंदे को बुला लिया कि भाई आप प्रूफ करिए पैसे तुम्हारे हैं। एम्बेसडर ने बोला कि प्रॉपर टैक्स स्टेशन लेके आओ, टैक्स के डॉक्यूमेंट लेके आओ और कहाँ से ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए हैं मेरे को प्रॉपर बताओ। कि बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो एम्बेसडर देखते साथ ही उसको इस बात का शक हो जाएगा कि आपने ये पैसे किसी बंदे को बोल के अपने अकाउंट में डलवाए हैं और वो आपके वीज़े की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अगर आपके पास जेन्युइन तरीके से पैसे हैं और आपके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या जिन जिन तरीक़ों से आपके अकाउंट में वो पैसे आए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाएं, ताकि अगले बंदे को पता हो कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपके ये अपने पैसे हैं या आपने इन तरीक़ों से पैसे ये जमा करवाए हैं। और जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट उस बंदे को प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रूव कर देगा। दोस्तों, अगर आप ये तमाम चीज़ें बड़े ध्यान से करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करते हैं या करवाते हैं, एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट देते हैं एम्बेसडर को, और उसके बाद जो दूसरी टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी साथियों होता है ऑप्शन। उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा कवर लेटर लिखें। जिन दोस्तों को कवर लेटर के बारे में नहीं पता, वो कवर लेटर साथियों बेसिकली होता ये है कि उस कवर लेटर में आपने अपने बारे में बताना होता है कि मैं गुलरेज़ हूँ, मैं यहाँ पे पला बड़ा, मैंने इस स्कूल से स्टडी की, मैं ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में आगे ये हासिल करना चाहता हूँ, ताकि अगले बंदे को थोड़ा सा आपके बारे में पता हो। क्योंकि जब भी आप किसी बंदे के बारे में साथियों पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में विजुअल्स बनते हैं उस बंदे के बारे में, और क्या पता कि अगले बंदे के ज़हन में आपके बारे में अच्छे विजुअल्स बनना शुरू हो जाए और वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें ज़हन में रखते हैं तो आप जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि साथियों, एम्बेसडर किसी भी कंट्री का उस कंट्री में वीज़ा देने के लिए बैठा होता है, उसका और कोई काम नहीं होता। ये तो मैंने वैसे बात कह दी, बाकी उसके बाकी भी काम होते हैं, लेकिन जो है वो वीज़ा देने के लिए बैठे होते हैं। और अगर आप जेन्युइन तरीके से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। जैसे आधे लोग तो इस बात के खौफ से कि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, इस वजह से वीज़ाज़ नहीं अप्लाई करते। लेकिन भाई, बहुत सारी दुनिया जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी पूरी दुनिया घूम चुकी है। इस बात से निकलें और जेन्युइन तरीके से अगर आप घूमना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं तो उसका वीज़ा अप्लाई करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। लव एंड पीस।